हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, मतलब जो टेलर की हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखी थी उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसका उसमें क्या योगदान रहा है, उसे क्या सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर ने दिया था 1911 में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर ने दिया था। उन्होंने उसमें ये कहा था कि कोई भी काम करने का जो तरीका है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसे एक साइंटिफिक मेथड से किया जाए, ताकि जो काम है वो इफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट हो सके, जो उनका गोल है वो टाइम से पहले अचीव कर पाए, उसमें टाइम जो मोशन है वो कम लगे। इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। इट्स implies conducting of business activities according to standardized tools, methods and trained personnel in order to increase output, improve its quality and reduce cost and waste थ्रू। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसे स्टैंडर्ड टूल्स, मतलब जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं और जो मेथड्स होती है, मतलब जो काम करने का तरीका होता है, उसे करना चाहिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी बिजनेस बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए, जो साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करे। और जो ऐसे व्यक्ति को काम करना चाहिए जो पहले से अनुभवी हो, उस चीज का एक्सपीरियंस हो, उस चीज में वो ट्रेन हो, उस पर्सन को उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आउटपुट निकलेगा, मतलब जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो क्वालिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे क्या होगी, क्वालिटी होगी, इम्प्रूव होगी। और जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट उसमें लगती है, जो लागत लगती है, जो वेस्ट मटेरियल मटेरियल होता है, जैसे कि जो रिसोर्सेज से वेस्टेड होते हैं, उसमें क्या होगा, उनका लागत कम होगी। ठीक है, जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है वो कम होगा, और जो लागत हो रही है वो भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो आउटपुट आ रहा है वो भी अच्छा रहेगा, इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। और जो कॉस्ट लग रही है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो रिसोर्सेज यूज हो रहा है, वो कम लगेगा। ये उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कहा था। Hence, it states that there is always one best method to maximize efficiency। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने दिया था, वो सबसे अच्छा तरीका है अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने का। उससे क्या होता है, तो इफिशियंसी होती है, काम को करने की वो बढ़ती है, मैक्सिमाइज होती है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ठीक है, यह तरीका अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर साइंटिफिक मेथड से काम नहीं किया जा रहा तो क्या होगा, काम स्लो होगा, इफिशियंसी घटेगी, जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। अगर इस तरीके से जो साइंटिफिक मेथड है, इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके को क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, इसका अध्ययन किया जाए, इसको स्टडी किया जाए, तो इसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इसे और ज्यादा विकसित किया जा सकता है। ये इन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कहा था। कल ही मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी को एफ डब्ल्यू टेलर ने, मतलब फ्रेडरिक विंस्लो ने दिया था 1911 में। ठीक है, 1909 से 1911 का इनका टाइम पीरियड था। बाकी 1911 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये थी साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अब इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं कि टेलर ने इस पे कौन कौन से प्रिंसिपल दिए, कितने प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, टेलर ने इस पे प्रिंसिपल दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब विज्ञान ना ही अंदाजा। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब मेल जोल ना कि झगड़ा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलम, मतलब अकेलापन नहीं, सहयोग होना चाहिए।
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब हर व्यक्ति का, मतलब जितने एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं हर किसी का विकास होना चाहिए। कोई भी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 10 को सारी चीज का अनुभव होना चाहिए, सभी को स्किल्स उनकी डेवलप होना चाहिए, वो ओनली एक ही काम में डेवलप नहीं होना चाहिए, उनका पूरा पूरा विकास होना चाहिए। इन्होंने ये 4 रूल्स दिए थे जिसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान विज्ञान नहीं, मतलब अंगूठे का नियम नहीं, ओनली विज्ञान। मतलब जो काम अंदाजे से होता है, जो अंदाजा लगा करते नहीं यार कि इसमें इतना टाइम लगेगा या इतने वर्कर्स लगेंगे, वो चीज नहीं होना चाहिए। उस तरीकों को उसमें जो मतलब साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए, विज्ञान का यूज करना चाहिए कि वो काम में इतने लोग लगेंगे तो इतने ही लोग लगाने चाहिए, ना कि अंदाजे से अगर 100 लोग का काम है इसमें 200 लोग को लगा दिए, ऐसा नहीं करना। इन्होंने इसमें कहा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, there should be scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach of hit and miss methods, ठीक है। टेलर ने कहा था कि हर काम के तत्व का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी काम हो उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी काम करने का तरीका हो उसमें वैज्ञानिक अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने उसका साइंटिफिक नियम, उसका साइंटिफिक रूल निकालना चाहिए कि उस काम को किस तरीके से किया जाए और उसको साइंटिफिक मेथड से किया जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसका एनालिसिस करना चाहिए, ताकि पुराने जो पुराना नियम था कि अंदाजे से काम हो रहा है उसे हटाया जाए। उस जो पद्धति जो चल रही है कि पुराना अंदाजे पे काम किया जाए उसे हटाया जाए या उसे बदला जाए। हमें लगातार नए तकनीकों का परीक्षण करना चाहिए। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, ठीक है, हर टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एनालिसिस करना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से हम अगर हम काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्या इसमें सरलता जाएगी, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए जो काम को और सरल और आसान बना सके। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके वो काम सरल हो रहा है और आसान हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति में पारंपरिक तरीकों की जांच की जाती है जिसे कार्य अध्ययन, कार्य मतलब वर्क स्टडी के माध्यम से सुधारने की कोशिश की जाती है। मतलब जो वर्क स्टडी हो रही है उसका साइंटिफिक मेथड से यूज करके उसे अध्ययन को क्या करना बदला जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है, ऐसा कहा था टेलर ने अपने फर्स्ट रूल मतलब प्रिंसिपल्स में। थम नॉट रूल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थम, मतलब किसी भी काम को अंदाजे से नहीं करना चाहिए, उसे साइंस मतलब साइंटिफिक मेथड से करना चाहिए, उन्होंने इसमें कहा था। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एग्जाम्पल से एक बार समझ सकते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और वर्कर्स है 20 वर्कर्स है, ठीक है। अब 20 वर्कर्स और डेली काम कर रहे हैं और जैसे कि आज छत डलने वाली है, ठीक है, उस घर में छत डलने वाली है, तो जो मैनेजर वहाँ का इंजीनियर होता है वो क्या कहता है कि नहीं 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 20 वर्कर्स बुलाया जाए, ठीक है। क्यों, उसने अंदाजे से लगाया कि नहीं यार आज वहाँ स्लेप होने वाली तो और 20 लोग की जरूरत पड़ेगी, पर उसे एक साइंटिफिक रूल्स या साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए कि नहीं, कि जैसे मिक्सर मशीन होती है जो स्लेब के टाइम में यूज होती है, अगर उसका यूज किया जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज की बचत होगी, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी बचत होगी। कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, मिक्सर में मसाला डालेंगे जो डालते हैं कंक्रीट, गिट्टी, रेत, सीमेंट डालेंगे, पानी डालेंगे, मशीन उसको मिक्स कर देगी। कुछ लोग होंगे जो उसमें भरेंगे और डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा, साइंटिफिक मेथड का यूज होगा। अगर उसी तरीके को पुराने अंदाज में किया जाएगा तो उससे क्या होगा, वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे, और वहीं की अगर साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाएगा तो एम्प्लॉयज कम लगेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी काम को करने से काम करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए, अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं, हार्मोनी नॉट
डिस्कार्ड, मेल जोल झगड़ा नहीं, ठीक है। टेलर ने सेकंड प्रिंसिपल में कहा था किसी भी काम को मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजर है एम्प्लॉयज है उनके बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मेल जोल रहना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आई अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। उन्होंने कहा था कि संगठनात्मक लक्ष्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको प्राप्त करने के लिए मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या मैनेजमेंट और वर्कर्स, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, जो मैनेजर है और जो वर्कर्स में काम कर रहे हैं उनको साथ में काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेल जोल बना रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, उसे पता चलेगा कि वर्कर्स कौन सा काम कर रहे हैं, उसे उसकी भूमिका पता चलेगी, मतलब मैनेजर को वर्कर्स के रोल पता चलेंगे और वर्कर्स को मैनेजर के रोल्स पता चलेंगे। उसमें क्या होगा, दोनों का सामंजस्य बना रहेगा और झगड़ा नहीं होगा, मेल जोल बना रहेगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट each other role and elements any classes conflict to realize organization objective, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कि उससे क्या होगा, दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और एक दूसरे का जो भी रोल है, ठीक है, जो एक दूसरे का रोल होता है उसकी वो रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ यार कि वो उसमें जो मैनेजर काम कर रहा है कि उस पर भी बहुत भारी मतलब वो है, मतलब कनाची बोझ है, उनका भी अलग उसका रोल है और जो वर्कर्स काम करे उसका भी रोल अलग है, ये उन्हें समझ में आएगी, दोनों को एक दूसरे के रोल समझ में आएंगे। तो क्या होगा, जब दोनों को एक दूसरे के रोल समझ में आएंगे, दोनों को उनके रोल्स पता चलेंगे और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब जो टेलर का सेकंड प्रिंसिपल था वो ये कहता है कि दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई फैक्ट्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वहाँ का जो मैनेजर है वो उसे कहता है वर्कर्स को कि आज आप तुमको 40 गाड़ी बनानी है, ठीक है। अब 40 गाड़ी बनाने का वो उसको ऑर्डर देता है, पर जो वर्कर है वो बोलता है कि वो 40 गाड़ियां नहीं बना पाएगा। तो उसमें क्या करना चाहिए मैनेजर को, उसका एक साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए उस काम पर कि वो सच में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर मैनेजर उस पर साइंटिफिक स्टडी करता है तो उससे पता चलता है कि जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो कम है, वो उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको देखकर, जो मशीन काम कर रही है उसे देखकर उसने एक रूल्स निकाला या उन्हें एक अंदाजा लगाया उसमें, मतलब उस साइंटिफिक रूल से कि वो एक दिन में सिर्फ 35 गाड़ी बना सकता है, उससे वो थकेगा भी नहीं और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हुआ, मैनेजर ने उसको समझा, ठीक है। अगर मैनेजर उसको समझता और पहले से समझ जाता कि नहीं यार उतना वो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 35 गाड़ी ही बना पाएगा, तो झगड़ा नहीं होता। जब उसने साइंटिफिक स्टडी की तब उसे पता चला कि वो 40 नहीं सिर्फ 35 गाड़ी एक दिन में बना पाएगा। इससे क्या हुआ, दोनों के बीच क्या हुआ, मेलजोल हुआ, सामंजस्य बना रहा और झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। अब थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, थर्ड प्रिंसिपल क्या है। थर्ड प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। हमने सेकंड देखे थे वो, और ये जो सेकंड वाला प्रिंसिपल था और जो थर्ड वाला प्रिंसिपल है, सेकंड वाला प्रिंसिपल थर्ड वाले प्रिंसिपल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो सेकंड प्रिंसिपल था वो छोटा था और थर्ड प्रिंसिपल उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब दोनों की भाषा वही है या कहना वही चाहता है, बाकी उसने उसको एक नया रूप दिया है। देखते हैं वो क्या कहता है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब सहयोग अकेलापन नहीं, ठीक है। इट्स इन एनी एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, देयर शुड बी कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो काम है मतलब यह सामंजस्य, मतलब जो हमने सेकंड वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, यह सिद्धांत का विस्तार है, मतलब उसमें उसका छोटा रूप था और जो थर्ड वाला प्रिंसिपल उसका एक विस्तार रूप है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिक मतलब जो इम्प्लॉयज है और जो प्रबंधन है
मतलब जो मैनेजमेंट है, मतलब जिसमें जो मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजर है, मैनेजर और जो एम्प्लॉय है उसके बीच का जो संबंध है, ठीक है, पूर्ण सहयोग हो, उन दोनों के बीच पूर्ण सहयोग हो, पूर्ण सामंजस्य हो, दोनों का मेल जुलाव अच्छा हो, न कि व्यक्तिगत बात हो, मतलब ना कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मैनेजर मैनेजर सिर्फ अपना सोचे कि नहीं हमको इतना काम देना है, अपना टारगेट पूरा करवाना है, वो एम्प्लॉयज के बारे में सोचे ही ना, ठीक है। और एम्प्लॉय सोचे कि हमें अपना इतना काम करना है और चले जाना है, वो कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजर के बारे में सोचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उस दोनों को, उन दोनों के बीच सामंजस्य बना रहना चाहिए, कॉर्पोरेशन बना रहना चाहिए कि दोनों को मिलजुल कर ही काम करना है, ठीक है। और उन्हें सुनिश्चित मांगे करने से रोका जाना चाहिए, मतलब जो भी मांगे कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज कह रहे हैं, उसको मैनेजमेंट को, उस मैनेजर को उसका सहयोग करना चाहिए, ये कहा था कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब टेलर के थर्ड प्रिंसिपल में कहा गया है कि उसका उसे सहयोग करना चाहिए, काम वो अकेले नहीं करना चाहिए, मैनेजर को एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ में काम करना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी में एक डिपार्टमेंट है, उसमें 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक मोबाइल की स्क्रीन लगा रहा है, एक मोबाइल की बैटरी लगा रहा है, और एक है जो उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों सहयोग में काम नहीं कर रहे, तो उसने एक दिन में, मतलब एक दिन में 10 स्क्रीन लगाया, ठीक है, एक वर्कर ने, और जो दूसरा वर्कर था जो उसमें बैटरी डाला था उसने एक दिन में 20 बैटरी डाल दी, और जो वो मतलब जो सॉफ्टवेयर डाल रहा था उसने एक दिन में सिर्फ 8 ही सॉफ्टवेयर डाला। क्या हुआ, उसने बैटरी 10 डाली, ठीक है, उसने स्क्रीन 8 डाली, उसने सॉफ्टवेयर 8 ही डाला, क्या का हुआ, काम अलग अलग हुआ, ठीक है। अब वो क्या होता है, उसमें सामंजस्य, अगर कॉर्पोरेशन करे, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करे, तो क्या होगा, उन्होंने एक दिन का गोल बनाया कि नहीं हमें एक दिन में इतना काम करना चाहिए, ठीक है। तीनों ने बैठ के तीनों ने एक दूसरे को कॉर्पोरेट किया और बताया कि आज हमें एक दिन में 40 मोबाइल कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर उन्हें अपना गोल बना लिया है तो क्या होगा, जो एक वर्कर है जो जिसके स्क्रीन डालना है, ठीक है, उसने एक दिन में 40 स्क्रीन डाला, जो सेकंड वर्कर था जिसे जिसे सॉफ्टवेयर डालना था उसने एक दिन में 20 मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला, और एक वर्कर जो काम बैटरी डाल रहा है उसने एक दिन में 40 मोबाइल में बैटरी डाला। क्या हुआ कि चार चार तीनों ने 40 40, मतलब अपने अपने 40 40 मोबाइल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्या हुआ, उसमें कॉर्पोरेट किए एक दूसरे को, कॉर्पोरेशन बना रहा और झगड़ा नहीं हुआ, अकेलापन नहीं हुआ, उन्हें अलग अलग काम नहीं किए, साथ में काम किए, कॉर्पोरेशन बना रहा, तो काम जल्दी भी हुआ, और क्या हुआ, काम कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं कि कॉर्पोरेशन बनाए रखना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट हो या फिर एम्प्लॉय से, दोनों को एक दूसरे का ध्यान में रखते हुए दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड प्रिंसिपल था। फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, मतलब हर व्यक्ति का पूरा विकास, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 की सारी स्किल्स डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को सिर्फ मशीन चलाना आ रहा है, दूसरा ऑपरेट कर रहा है, नहीं। अगर 10 वर्कर्स काम करें, 10 की सारी स्किल्स प्रॉपर बनी रहना चाहिए, सारे 10 एम्प्लॉय 10 की जो डेवलपमेंट स्किल है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, या प्रॉपर जो भी वो काम करें, उनको सभी को एक साथ डेवलप करना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास और उसकी अधिकतर दक्षता और समृद्धि तक काम करना चाहिए, मतलब इतना ध्यान रखना चाहिए कि जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी प्रत्येक की दक्षता, मतलब उसकी इफिशियंसी, ठीक है, उसकी प्रोस्पेरिटी का ध्यान दिया जाए, उसके स्किल को डेवलप किया जाए। It implies taking action for the development of competencies of all persons of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities,
ठीक है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि संगठन के सभी व्यक्ति, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऑल पर्सन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो ऑल पर्सन, मतलब सभी व्यक्ति की जो दक्षता है, मतलब जितनी उनकी इफिशियंसी है, ठीक है, उसके विकास के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि जितने वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसे उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनकी इफिशियंस को के और एक कदम उठाया जाए, ठीक है। बेशर्त उनका वैज्ञानिक चयन किया जाए और उन्हें उनकी स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार कार्य सौंपा जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉय है ओनली मशीन चला रहा है, ठीक है, उसे उसके दूसरे काम के अलावा उसके जो काम कर रहा है उसका दूसरा काम देना चाहिए, उसको उस चीज़ का सिखाना चाहिए, उसे फिर वो काम सौंपना चाहिए। ना ही कि आपने उसे कुछ सिखाया नहीं, उसे ट्रेन ही नहीं किया, उसको डेवलप ही नहीं किया और आपने उसको दूसरा काम दे दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, उस व्यक्ति को दूसरा काम जो आप उसको सिखाना चाहते हैं उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको अगर डेवलप करता है तो फिर उसको उसका काम सौंपा जाए, ठीक है। ये कहा जाता है इसमें। ऐसा करने से कर्मचारी के कौशल का पूर्ण उपयोग किया जाएगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और कर्मचारी की व्यक्तिगत समृद्धि भी बढ़ेगी। मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके क्या होगी, जो स्किल्स है वो भी डेवलप होगी और जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इंक्रीज होगी। इससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी प्रॉफिट हुआ, वो मतलब कंपनी भी ग्रोथ करी, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ कर रही है और जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं उनकी भी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो रही है। इस प्रिंसिपल में यही कहा गया है कि जो भी वर्कर्स में काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, उसके स्किल्स पे ध्यान दिया जाए, उसे ट्रेन किया जाए और डेवलप किया जाए, ठीक है। ये फोर्थ प्रिंसिपल था इसका। यही थे आपके फोर्थ प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। ठीक है, हमने इसमें चार प्रिंसिपल्स देखे थे। चार प्रिंसिपल क्या क्या थे कि उसमें काम को साथ में करना चाहिए, अंदाज मतलब साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, ना कि अंदाजे से करना चाहिए। मेल मिलाप रखना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक कॉर्पोरेशन बनाए रखना चाहिए, मतलब एक साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि अकेलेपन में काम करना चाहिए। और लास्ट में हमें क्या देखे थे कि हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, मतलब जितने एम्प्लॉयज काम करें सभी का विकास होना चाहिए, सभी की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड उसके फीचर्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फीचर है। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और लास्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये आपके 5 फीचर्स है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नॉर्मल है और पूरे प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, मतलब कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो जो भी काम हो रहा है उसको भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए, उसी तरीके से उसको एनालिसिस करके उसी प्रकार से काम किया जाए, ऐसा कहा गया था, ठीक है। इसका फर्स्ट फीचर था जो मैं लिखा, टेलर ने कहा था कि काम अंदाजे से, मतलब उसी पे, मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, साइंस साइंस नॉट अ थम रूल ऑफ थम, उस पर ये डिपेंड है, ठीक है। उसमें कहा गया था हर काम को टाइम, मोशन और फैटिक्स स्टडी के द्वारा एनालिसिस करना चाहिए, मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें टाइम, मोशन, तो साइंटिफिक मेथड है उसका यूज करके काम को करना चाहिए। तो ये उसी पे रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, वर्कर को कोई मशीन चलाने में कितना समय लगता है, कौन सा मूवमेंट फालतू है और किस तरीके से काम तेज और आसानी से हो सकता है, ये सब स्टडी करना। मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसे देखिए, उसमें साइंटिफिक अध्ययन कीजिए पहले उसका, साइंटिफिक मतलब कि उसमें कौन सा काम हो सकता है, कैसे काम करने का तरीका कि जिससे टाइम बचे, जो वेस्ट मटेरियल है वो बचे। इस चीज का पूरा अध्ययन करके ही बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, ताकि क्या होगा, उस काम में इफिशियंसी बनी रहेगी, कंपनी जल्दी ग्रोथ करेगी। ये ज्यादा मायने रखता है इसमें। फीचर में फर्स्ट फीचर में यही बताया गया है, ठीक है। सेकंड फीचर देखते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी तरीके से, मतलब काम जो करने का जो तरीका है उसको क्या करो, उसमें स्टैंडर्ड टूल्स का उपयोग किया जाना चाहिए। जो मेथड है उसको स्टैंडर्ड मेथड का यूज किया जाना चाहिए। मतलब हर चीज जैसे टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क मेथड, रॉ मटेरियल आदि का स्टैंडर्ड मानक तय होना चाहिए। मतलब जो भी काम करने का तरीका है उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होगी और इफिशियंसी बढ़ेगी। अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप उस चीज़ में स्टैंडर्ड टूल्स का यूज़ करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम कम होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल में दिया है, फैक्ट्री में सभी वर्कर्स के लिए एक जैसा हैमर एंड स्पेनर इस्तेमाल करना। मतलब वो जितने एम्प्लॉय में काम करें सबके लिए एक समान का व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी की जैसे कि अगर एक ही पोस्ट पे 10 लोग हैं, सभी की सैलरी सेम हो, सबका टारगेट सेम हो, और उनका टारगेट पूरा हो रहा है तो सेम, मतलब उसको जो रिवार्ड दिया जाता है, जो इंसेंटिव दिया जाता है वो सेम दिया जाए। थर्ड फीचर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रशिक्षण और विकास। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। मतलब जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको काम नहीं आ रहा तो उनको प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बाद उनसे काम करवाया जाए। तो उससे क्या होगा, उनका वो डेवलप होंगे, वो विकास होगा उनके अंदर, उनकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप होगी। सबसे पहले वर्कर्स को ट्रेन किया जाए, ठीक है। अगर ट्रेन होंगे तो डेवलपमेंट स्किल उनकी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा डेवलप करेंगे। ट्रेन वर्कर ही अपने काम में बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। अगर वो मतलब वर्कर्स ट्रेन हो जाएगा उस काम में तो क्या होगा, काम अच्छे से करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, कोई गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल में दिया है, मशीन ऑपरेटर को पहले ट्रेनिंग देकर ही मशीन चलाने देना चाहिए। देखो मशीन चलाने का काम है, अब उससे पहले से नहीं आ रहा है और उसको डायरेक्ट मशीन चलाने दिया जाए, कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए और उसे मशीन चलाते नहीं आ रही है वो नया एम्प्लॉय, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए, उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाए। होता है कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है। मैंने आपको प्रिंसिपल में ही बताया था कि जो मैनेजर है और जो वर्कर्स है उनके बीच कॉर्पोरेशन होना चाहिए, मतलब मेल मिलाप सामंजस्य बना रहना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनके जो रोल है उनके अकॉर्डिंग उनका काम क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट और वर्कर में हमेशा कॉर्पोरेशन और हार्मनी होनी चाहिए। मतलब दोनों के बीच सहयोग होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, ना कि झगड़ा हो और ना कि इंडिविजुअल हो, मतलब अकेलापन। दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। प्रॉफिट सिर्फ मालिक का नहीं होना चाहिए, वर्कर को भी उसका हिसाब इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर मैनेजर ने, अगर आप उनको किसी चीज़ पर, मतलब किसी काम पर जो टारगेट दिया है तो उसका टारगेट अचीव करता है तो प्रॉपर उसका इंसेंटिव, उसका बोनस उन्हें देना चाहिए। उससे क्या होगा, जो वर्कर्स है वो भी काम अच्छे से करेंगे और उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, मैनेजर और जो वर्कर्स के बीच की बॉन्डिंग है वो भी बनी रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, अगर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो वर्कर्स को बोनस दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज के काम करने पर, उनके टारगेट पूरा करने पर कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ती है, कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। मैनेजर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका टारगेट पूरा होने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, उनको टाइम पर उनका बोनस देना चाहिए, उनकी सैलरी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, दोनों के बीच कॉर्पोरेशन, और दोनों एक दूसरे कॉर्पोरेट करते हैं, दोनों के बीच कॉर्पोरेशन बना रहता है। फिफ्थ है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व का विभाजन। टेलर का कहना था कि प्लानिंग का काम मैनेजमेंट करे और इम्प्लीमेंटेशन का काम वर्कर्स करे, ठीक है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो जो भी प्लानिंग है, ठीक है, वो कौन करे, मैनेजमेंट करे। मतलब जहाँ उसका जो मैनेजर है वो प्लानिंग देखे, और जो इम्प्लीमेंटेशन है मतलब जो काम करवाना है वो कौन करे, वर्कर्स करे। मतलब क्या होगा, अगर मैनेजर जो है वो प्लानिंग करके वर्कर्स को देगा तो क्या करेंगे, वर्कर्स पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो काम को कंप्लीट करेंगे,
ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों के बीच काम बढ़ गया, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। एक मैनेजर ने प्लानिंग कर ली और वर्कर्स ने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन मतलब काम कर लिया, दोनों के बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, दोनों का विभाजन हो गया। ठीक है, इससे जिम्मेदारी साफ साफ पड़ जाती है, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर तरीके से बढ़ गई। एग्जाम्पल में दिया है, मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सा काम काम होगा और वर्कर्स उसको इफिशियंटली एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर मैनेजर ने उस चीज़ को उसका डिसीजन ले लिया कि तुमको इतना काम करना है, ठीक है, उनका उसमें सहयोग कर दिया, वर्कर्स प्रॉपरली उस काम को उस तरीके से प्रॉपर टाइम में कर लेंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और दोनों का काम भी टाइम पर हो गया। ये 5 फीचर्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के और 4 प्रिंसिपल थे। आज हमने 4 प्रिंसिपल्स देखा टेलर के और 5 फीचर्स देखा। उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड ही उसके फीचर्स थे। और प्रिंसिपल में भी जो सेकंड वाला प्रिंसिपल हमने देखा था वो, और थर्ड वाला जो प्रिंसिपल था, जो थर्ड वाला प्रिंसिपल था वो सेकंड वाले प्रिंसिपल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म था, बाकी कुछ दोनों में कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। तो आज का जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट भी था और इजी भी था। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हमने पढ़ा था उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।